नमस्कार, मैं सूर्यांश यादव न्यूज़ 6 नेटवर्क पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ, खैर मकदम कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ। न्यूज़ 6 नेटवर्क का हमेशा ये प्रयास रहता है कि हम अपनी नव पीढ़ी को, नई जनरेशन को क्या बेहतर दे सकते हैं, क्या सकारात्मक दे सकते हैं, क्या पॉजिटिव दे सकते हैं। आपका इंट्रोडक्शन के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और बुलाने के लिए भी बहुत-बहुत शुक्रिया। जब ये रिजल्ट आया, हाँ जी। उस फीलिंग को अगर आप शब्दों में थोड़ा परिभाषित करें। हाँ जी। तो रिज़ल्ट का इंतज़ार सुबह से ही था, एंटीसिपेट कर रहे थे आ जाएगा, आ जाएगा। बट मैंने जैसी लिस्ट खोली, पहले मैं देख रहा था कहाँ पे मैं सोच रहा था ऊपर से नीचे स्क्रॉल करूँ बट फिर मैंने अपना नाम सर्च किया और 180 पे मेरा नंबर था। तो मेरे को भी खुशी हुई कि चलो आ तो गए लिस्ट में क्योंकि 1 दिन पहले बहुत एंग्ज़ायटी हो रही थी कि लिस्ट में आ भी पाएँगे कि नहीं या वापस प्रीलिम्स तो नहीं देना पड़ेगा या फिर कि ऐसा लिस्ट में आ भी पाएँगे क्या? सेलेक्ट होंगे भी क्या? वो भी डर था। तो मैं सैटिस्फाइड था मतलब मैं ठीक है एक चैन में आ गया कि अब आगे और कुछ नहीं करना, तो एक बहुत सैटिस्फैक्शन मिला कि मेरे को चलो हो गया मेरा इस बार। रिजल्ट आने के बाद वो पहला पल जब आपने कहा कि आसमान छू लिया, मेरी मेहनत आज रंग ले आई, वो आपका हाव-भाव, वो चेहरा क्या बता रहा था, क्या सुना रहा था? अ, इतना मतलब मैं खुश तो काफ़ी हुआ था, मतलब खुशी से ज़्यादा एक सैटिस्फैक्शन था मेरे पास कि अब चलो आगे और ज़्यादा नहीं पढ़ना जो इतने टाइम से मेहनत कर रहे थे, उससे अब वो बंद हुआ। तो एक सैटिस्फैक्शन था, शांति थी, मैं खुशी भी थी, उसके साथ में शांति थी। मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे झूम उठा वैसा नहीं हुआ, लेकिन हाँ, मेरे को खुशी थी और मैं सैटिस्फाइड था कि चलो अब आगे और पढ़ने की वैसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, वैसे तो हम एंटीसिपेट कर ही रहे थे कि रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट सुबह आ जाएगा, रिजल्ट कल आ जाएगा। तो एक शायद बॉलीवुड में गाना भी है कि यही रात अंतिम, यही रात भारी, आई थिंक हम सुनते आए हैं बिल्कुल, उस बिल्कुल। तरह के गाने। हाँ जी। तो वो वाली फीलिंग थी रिजल्ट आने से पहले? जी, जी, बिल्कुल रिज़ल्ट आने से 1 दिन पहले मैं अपने कॉलेज मेरा जयपुर में ही है, तो मैं अपने दोस्तों के साथ मिलने चला गया था ताकि मैं अपना ध्यान जो मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, उनसे बातचीत करके थोड़ी डाइवर्ट कर दूँ और दोस्त जानते हैं मेरे कि मैं उस रात में बड़ा टेंशन में था कि अगले दिन रिज़ल्ट आने वाला है, कि क्या होगा? सो बिल्कुल वो बहुत ज़्यादा लगा था, बट इवेंचुअली धीरे-धीरे सिंक इन हो ही जाती है वो चीज़ें। सनातन परंपराओं में एक चीज हम आगे बढ़ाते आए हैं कि हे भगवान इस बार करा दे और इतना प्रसाद लिख के ले सकते हो तो ईश्वर का जी, आई जी। थिंक रूप ईश्वर का आभार प्रकट किया, कैसे किया आपने, अगर थोड़ा हमें शेयर करें। बिल्कुल, उस दिन जैसे जयपुर में फ़ेमस टेम्पल है मोती डूंगरी जी का, गणेश जी का, वहाँ पे और पापा ने भी कई जगह कहा था कि अगर सिलेक्शन हो जाता है तो जाएँगे, जैसे खाटू श्याम जी हो गया, सालासर बालाजी, तो हम उधर जाके आए थे, तो मैंने ऐसे किया था। अब मुझे थोड़ा ये बताइए, जब आपने अपने परिवार से इस विषय को शेयर किया, उनकी क्या फीलिंग थी, दोस्तों की क्या फीलिंग थी, क्या आपको कंधे पे उठाया गया या फिर मतलब किस तरह सेलिब्रेट किया आपने? सेलिब्रेट मेनली तो यही था, दोस्त तक तो मैं शाम को गया, उन्होंने मतलब थोड़ा बहुत ठीक-ठाक सेलिब्रेट किया, मतलब कंधे पर तो नहीं उठाया, अभी वो खुद टेंशन में उनका भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं मेडिकल के, तो इतना मतलब जी, उन्होंने जी। अच्छे से सेलिब्रेट किया और घर पे भी मतलब कांग्रेचुलेशंस वगैरह सब बढ़िया से हुए। मम्मी और भैया मेरे बाहर थे, आउट ऑफ टाउन थे, तो उन्होंने फ़ोन पे ही बात करी और पापा थे, तो उन्होंने बढ़िया से बधाई दी और मिठाई-विठाई, बुके वो सब दिया था मेरे को अच्छे से। अब मुझे मुझे थोड़ा ऑन ए सीरियस नोट बताइएगा विनायक जी, कब हमारी ये यात्रा शुरू हुई यूपीएससी वाली? मैंने प्रिपरेशन अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में चालू करी थी 2022 में। मेनली मई 2022 से मैंने चालू करी थी, कॉलेज के फाइनल ईयर के साथ। उसके बाद बीच में थोड़ा ब्रेक आया था, वो कॉलेज के एग्ज़ाम्स थे एमबीबीएस के, तो उस टाइम पे थोड़ा वो लगता था कि उसको पास करना भी एक बड़ा चैलेंज हो गया था मेरे लिए। फिर मैंने वहाँ पे अपना पूरा टाइम डेडिकेट किया, फिर मेरी तैयारी ऐसे चालू हुई थी। अच्छा, हमारा कौन-सा अटेम्प्ट था, हमारा कौन-सा मीडियम था? थोड़ा बताइए हमारे एस्पिरेंट्स को गाइड करने के लिए। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मेरा मीडियम इंग्लिश मीडियम था। हाँ जी। अद्भुत है ना विनायक जी, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप 180 रैंक, पूरे देश को एक तरफ कर दिया आपने। और लोगों के तो कितने 5-5 6-6 अटेम्प्ट लगने के बाद लगता है कि यूपीएससी अब समझ में आया है। आपने पहले ही यूपीएससी को पहले ही प्रयास में, आई शुड से ग्रामीण भाषा में, कि फोड़ दिया है। तो उसके पीछे क्या आपने मतलब ऐसा किया जो बाकियों से डिफरेंट था? अ
एज सच मैंने बस 2-3 चीजें करी थी जो मेरे को बड़ा फायदा किया जिन्होंने। एक तो लक तो देखो होता ही है इस एग्जाम में, कोई हर किसी से आप पूछेंगे इस एग्जाम में जिसने भी क्लियर किया है, वो जानता है इस एग्जाम में लक का बहुत बड़ा रोल है। एंड मैंने जो किया था, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा बार किया था। मैंने टेस्ट सीरीज उतनी नहीं दे पाया था, मैं लैक ऑफ टाइम के कारण ना मैं टेस्ट सीरीज दे पाया था मेंस के लिए। बट हाँ, मैं यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे मैं उनको बहुत बार लगाए थे और बार बार उन्हीं से थीम्स आइडेंटिफाई किए थे। तो जो बहुत बड़ा सिलेबस होता है वो बहुत मेरे को उसके उतना ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ा, और थोड़ा बहुत होपफुल था कि वो टॉपिक जो मैंने नहीं पढ़े, मैंने काफी टॉपिक्स मेरे छूट भी गए थे थोड़े, तो मैं यही होप कर रहा था कि काश उससे सवाल ना आए, और लकीली नहीं आए। तो ये मैंने थोड़ा सा अलग हो गया मेरे से, बाकी एज सच कोई बहुत ज्यादा अलग तो नहीं किया था। थोड़ा अपने पारिवारिक फैमिली बैकग्राउंड और एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में अगर हम संक्षेप में जान पाए। हाँ जी। सो मैंने अभी एमबीबीएस किया है सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर से, 2018 बैच से हूँ, अभी ग्रेजुएट हुआ 2024 फरवरी में। एंड मेरे पापा अभी सिविल सर्वेंट है और मम्मी मेरी डॉक्टर है। अब मुझे बताइए कि आपने कहा कि मैंने पीवाईक्यूज को बहुत महत्व दिया और उसका मुझे लाभ भी मिला। हालांकि कुछ ऐसे पॉइंट्स भी आप बता रहे हैं जो आप चाहते थे करना लेकिन शायद कर नहीं पाए। तो प्रीलिम्स बहुत दूर नहीं है विनायक जी, अभी बहुत सारे एस्पिरेंट्स प्रीलिम्स के लिए जा रहे होंगे। आप अपनी रणनीति थोड़ा बताइए कि भाई मैंने इस तरह उसे अटेम्प्ट करने का प्रयास किया। अच्छा ठीक, जैसे अभी प्रीलिम्स में लगभग 1 महीना का समय बाकी है, तो मैं होता तो अगर मैं प्रीलिम्स दे रहा होता तो मैं यही करता कि एक तो जो चीज पढ़ी है मैं हमेशा उसको बार बार उसको तुरंत आंखों से, किसी भी एक सब्जेक्ट को मैं 3 दिन से ज्यादा नहीं देता। कोई भी सब्जेक्ट होगा मैं उसको 3 दिन से ज्यादा देता नहीं। और करंट अफेयर्स को मैं उतना ही टाइम देता जितना उनको जरूरत है, और कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स ही हैं करंट अफेयर्स के, जैसे आईआर हो गया, इन्वायरमेंट हो गया और इकोनॉमी हो गया। मैं इन्हीं टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करता और इससे ज्यादा करंट अफेयर्स में नहीं पढ़ता। एंड स्टैटिक पोर्शन पे मैं उन्हीं टॉपिक्स पे फोकस करता जो बार बार रिपीटेड थीम्स हैं। यानी आपका जो भी कोर्स है उसको कट कर दो। कट किसके हिसाब से कि सिर्फ वही इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स आप पढ़ोगे, तो आपका रिवीजन भी फास्ट हो जाएगा। और आखिर के 7 दिन फिर मैं अलग रखता ताकि जो भी मैंने पिछले 1 महीने पढ़ा है मैं उसको वापस एक बार आखिर के 7 दिनों में कर दूं। मैं उस तरफ जाना चाहूंगा जहां मेंस के लिए आप जाते हैं विनायक जी। एक पड़ाव को आपने पार किया, प्रीलिम्स को आपने पार किया, हालांकि बहुत मुश्किल पड़ाव है और लेकिन इन द एंड आपकी मेहनत ने उसे पार किया। जब आप मेंस के लिए जा रहे होते हैं तो किन चीजों का बहुत ध्यान रखते हैं जो आपने बहुत ध्यान रखी हैं और एक एस्पिरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए? मेंस के लिए जाने से पहले एक तो सबसे पहले जो कॉन्फिडेंस है कि एग्जाम टाइम से जस्ट पहले आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है कि क्या पेपर आ जाएगा, मैं लिख पाऊंगा क्या, पेपर कंप्लीट कर पाऊंगा क्या, अच्छे पॉइंट्स लिख पाऊंगा क्या। तो उस टाइम पे मैंने खुद को बस ये याद दिलाया कि मैंने सब पढ़ा है और सब मेरे दिमाग में ही है, कोई मैं ऐसी चीज नहीं भूला जो डर लगता है एग्जाम से पहले कि मैं चीजें भूल रहा हूँ। मैंने खुद को बार बार बोला कि तू नहीं भूल रहा, ये चीजें सब तेरे दिमाग में ही है। प्लस मैंने एक पेज में बहुत सब्जेक्ट वाइज मैंने बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स इकट्ठे कर लिए थे, या डेटा हो गया, एग्जाम्पल्स हो गया, कोड्स हो गए। पेपर वाइज सब्जेक्ट वाइज मैंने लास्ट के 2-3 दिन में, मेंस से 2-3 दिन पहले मैंने उनको लिख लिया था, ताकि जस्ट सुबह सुबह एक बार मैं उनको फटाफट गो थ्रू कर लूँ। वो बहुत काम करते हैं, ताकि आप एग्जाम में आपको इतना ज्यादा भी सोचने का टाइम नहीं मिलता, तो आप जैसे ही उनको पढ़ेंगे, आपने सुबह पढ़े हुए तो आप एग्जाम में भी उसको लिख देंगे। तो मैंने बस इन चीजों का मेनली ध्यान रखा। जो एस्पिरेंट्स अब आने वाले समय में, हो सकता है इस बार नहीं आगे, वो जो है परीक्षाओं का भाग बन रहे होंगे, वो जो शुरुआत कर रहे हैं, वो जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कर चुके हैं, जस्ट यूपीएससी की तरफ अपना रुख करना चाहते हैं, उन्हें आप बताइए कि देखिए ये फॉर्मूले हैं, ये बात ध्यान रखना, इस रास्ते पे ये कठिनाई आएगी, ऐसे जूझना पड़ेगा, इतना ख्याल रखना है। हाँ जी, देखिए सबसे पहले तो आप डिसाइड कर लीजिए आपको अटेम्प्ट कौन सा देना है, क्योंकि अगर आप 1 साल की प्रिपरेशन करके अटेम्प्ट दे रहे हैं तो आपकी मेहनत अलग तरीके से होगी। 2 साल का आप टाइम ले रहे हैं तो आपकी मेहनत अलग तरीके से होगी। मैं आपको 1 साल का बता देता हूँ कि अगर 1 साल का टाइम, कई बार हो सकता है आपको पास टाइम क्रंच लगे, क्योंकि आपको ऑप्शनल भी तैयार करना है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं और उनको बाद में रिवाइज भी करना है। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि आप किसी भी सब्जेक्ट को 20-25 दिन से ज्यादा ना दें। जो बड़े सब्जेक्ट्स हैं जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिस्ट्री को आप थोड़ा ज्यादा दे सकते हैं, 1.25 महीना, 1.5 महीना, 1.5 महीना आप दे दीजिए, क्योंकि उसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर। और थोड़ा और ज्यादा भी दे सकते हैं 1.5 महीने से भी। तो टाइम बाउंड मैनर में आपको सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं
एंड साथ में आपको हमेशा कोई भी टॉपिक करने से पहले आपको सिलेबस ज़रूर देखना है, स्पेशली मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए सिलेबस उतना इंडिकेट नहीं करता है, बट मेंस के लिए आप पहले सिलेबस देखो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, दोनों मेंस के और प्रीलिम्स के। तभी आप एक टॉपिक पे पढ़ना चालू करिए। तो जब आप ऐसे जाएंगे तो आप बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ पाओगे और आपको एफर्ट जो होगा वो आपका बड़ा कम हो जाएगा, जो आपको लगाना पड़ेगा। तो आई थिंक ये चीज ध्यान अगर आप रखें तो थोड़ा सा स्मूथ हो सकती है तैयारी। मुझे बताइए, कोचिंग का आपने सहारा लिया या आप सेल्फ स्टडी से आगे बढ़े हैं? हाँ जी। तो इनिशियली मैंने मई में यहाँ पे जयपुर एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया था, बट वो कॉलेज के साथ मैनेज नहीं हो पाया, तो मैंने 3-4 महीने जाके फिर मैंने छोड़ दिया था। फिर मैंने मेनली ऑनलाइन तैयारी करी थी। कुछ टॉपिक्स मैंने सेल्फ फिर बाद में प्रिपेयर किए, काफ़ी सारे टॉपिक्स सेल्फ प्रिपेयर किए और कुछ टॉपिक्स उस ऑनलाइन मोड से मैंने हेल्प ले ली थी। और मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि कोचिंग इस एग्ज़ाम में नेसेसरी नहीं है। मतलब इतना मेरे को पता लगा कि कोचिंग नेसेसरी नहीं है। अगर आपके पास नहीं है रिसोर्सेज, आप नहीं उतना जाना चाह रहे, दिल्ली जाने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है पढ़ाई करने के लिए। अब ऑनलाइन माध्यम है, बिल्कुल आप उसको यूटिलाइज करें। आपके पैसे भी बहुत कम लगेंगे और आप यूटिलाइज भी बहुत बेटर कर पाएंगे। तो आप दिल्ली ना जाने की बजाय आप ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज करिए। और फ्री रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं यूट्यूब पे, आपको हर जगह मिल जाएंगे फ्री रिसोर्सेज। तो उनके थ्रू भी बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि कोचिंग नेसेसरी नहीं है। तो मैंने तो ऐसी तैयारी करी थी।